सो आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं फुल सिलेबस टेस्ट का जो 1 अप्रैल को हुआ था, अप्रैल फूल। 5 क्वेश्चंस में आपके साथ दगा हो गया बायो में, ध्यान रखना है। ये कौन से 5 क्वेश्चन है? मेरे छोटे से वीडियो के बाद शर्मा सर का वीडियो स्टार्ट होगा, इसको एंड तक देखिए प्लीज गाइज। ये वाली मिस्टेक आपको असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस में नहीं करनी है। जो पहला क्वेश्चन शर्मा सर एक्सप्लेन करेंगे, 17% लोगों का बायो के अंदर 17% लोगों का सही हुआ है और बाकी लोगों ने गलत किया। तो ध्यान रखिए कि आप चॉइस नंबर 1 पे अटक जा रहे हैं। असर्शन रीजन क्वेश्चंस में चॉइस नंबर 1 होती है असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड असर्शन इज एक्सप्लेन्ड बाय द रीजन, राइट। प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और ये गलतियां दोहराए ना। असर्शन रीजन क्वेश्चंस काफी सारे आए थे नीट 2022 में, 2023 में भी हो सकता है काफी सारे आ जाएं। प्लीज ये वाली गलतियां दोहराएंगे नहीं, तो इस वाले वीडियो को एंड तक देखिए। शर्मा सर ने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। दूसरी चीज, FST 4 जो होगा, फुल सिलेबस टेस्ट 4, मैं FST जो बोल रहा हूं, ये जो भाषा है ये मास्टर क्लास के टेस्ट के लिए कर रहे हैं। आपके पास मास्टर क्लास है, इसमें हम फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हैं, या फिर आपके पास ओनली बायोलॉजी है। ओनली बायोलॉजी वाली जो टेस्ट सीरीज है 360 आउट ऑफ 360 इन बायो टेस्ट सीरीज जो है, इन दो के अंदर आपको ये जो चौथा वाला फुल सिलेबस टेस्ट है ये पूरा मैच मेकिंग होगा। ऑल 90 क्वेश्चंस मैच मेकिंग, ठीक है। इसको ध्यान से अटेम्प्ट करना है, दबा के गलती होगी तो हम आपकी दबा के प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये वाला वीडियो देखिए शर्मा सर का और समझने की कोशिश करिए। बाय द वे ये टॉपर्स हैं जो ओनली बायो वाले हैं 360 में से, भूमि बंसल, आलोक यादव, श्रेया श्रुति, और यहाँ पे जो पूरा फुल सिलेबस वाला था मोहम्मद तौसीफ, श्रेया शेनॉय, उन्मीशा प्रतिहार, सिया मिश्रा, प्रांजलि प्रसाद, ध्रुव, धीरेन अग्रवाल, ताइमिया लईक, समृता बुनिया, ये सारे नाम यहाँ पे 27 नाम दिए हुए हैं। तो शर्मा सर का वीडियो देखिएगा। इस कैसे आप सब लोग, आप सब ने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करी, बहुत अच्छी अटेम्प्ट करी। तो टेस्ट सीरीज 2023 FST 1 हो चुका है। मेरा नाम डॉक्टर NK शर्मा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। उम्मीद है इस टेस्ट सीरीज से आपको फायदा हो रहा होगा। बिल्कुल NCERT बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सो एक काम करिए, जब आप इस पेपर को करते हैं तो एक बार कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट है NCERT का उसको रेफर कर ले। एग्जाम से जस्ट पहले इस सीरीज को करके और साथ के साथ उस इंफॉर्मेशन को NCERT से रेफर करके एक बहुत तेजी से और बहुत बढ़िया रिवीजन NCERT किताब का हो सकता है। और साथ के साथ आपको यह भी पता लग जाएगा कि NCERT से उस पार्ट से क्वेश्चन किस तरह से बनाया जा सकता है। सो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, मैं हर एक टेस्ट के बाद करूंगा, ये वो क्वेश्चंस हैं जिनमें आप लोगों ने, हजारों बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया है। उसमें वो कौन से क्वेश्चंस हैं जिसमें सबसे कम करेक्ट परसेंटेज है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है। सो ये पहला क्वेश्चन है, इसको बहुत बच्चों ने गलत किया है। बहुत बच्चों ने गलत किया है। 2 स्टेटमेंट कंसीडर करिए। द इवोल्यूशंस ऑफ द फ्लावर and its pollinator species are tightly linked with one another। अब मैं आपको बता रहा हूं आपने गलती क्या करी है इसमें। NCERT में ये वो पेज है जहां से ये क्वेश्चन लिया हुआ है। चलिए इस लाइन को ढूंढते हैं। इस लाइन को अगर हम ढूंढेंगे तो ये लाइन हमें यहां मिल गई, द इवोल्यूशंस ऑफ द फ्लावर एंड इट्स पॉलिनेटर। तो चलिए कलर थोड़ा सा और स्टार्किंग ले लेते हैं। ये रही लाइन, द इवोल्यूशन ऑफ द फ्लावर and its pollinator species are tightly linked with one another। इसका मतलब ये बात समझ में आ गया, यहां पर कोई इवोल्यूशन होता है। हमें याद आ गया कि ये हमारी स्टेटमेंट ठीक है। अब हमारी गलती क्या हुई है? इतने सारे बच्चों ने गलत किया है तो कोई ना कोई तो वजह होगी। गलती ये है कि आपने इस शब्द पर ध्यान नहीं दिया, इट्स वाले शब्द पर ध्यान नहीं दिया। आपने ये नहीं देखा कि यहां पर को इवोल्यूशन एक पर्टिकुलर फ्लावर का उसके बड़े स्पेसिफिक पॉलिनेटर के साथ में को इवोल्यूशन हो रहा है। यह बात सही है, यह बात सही है कि प्लांट्स को एनिमल्स चाहिए पॉलिनेशन के लिए, बात बिल्कुल ठीक है। प्लांट्स नीड द हेल्प ऑफ एनिमल्स फॉर पॉलिनेटिंग देयर फ्लावर्स एंड डिस्पर्सिंग देयर सीड्स, ये बात बिल्कुल ठीक है। पर यह कैसे एक्सप्लेन कर रहा है कि एक फ्लावर अपने ही पॉलिनेटर के साथ को इवॉल्व कर रहा है? सबके साथ नहीं,
अपने के साथ ही क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है ताकि कोई और उसके रिवार्ड्स को चीटिंग से ले ना जाए बिना पॉलिनेशन अचीव किए हुए। इसलिए जनरली फ्लावर अपने ही पॉलिनेटर के लिए बहुत स्पेसिफिकली को इवॉल्व करेगा। ये वो आंसर हम देख रहे थे, एक जनरल आंसर नहीं देख रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आपको ये बात समझ में आ गई कि जो म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम है शुड ऑल्सो बी सेफ गार्डेड अगेंस्ट चीटर्स। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स दैट ट्राई टू स्टील nectar without aiding in pollination. Now you can see why plant animal interaction often involve co-evolution of the mutualist, that is the evolution of flower and its pollinator species are tightly linked with one another. मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से अब क्लियर हो रही होगी। इस क्वेश्चन से मुझे एक बहुत बड़ा फीडबैक मिला कि मुझे कुछ असर्शन रीजन क्वेश्चंस बढ़ा देने चाहिए टेस्ट सीरीज में, और उनको करीब करीब सबको आपके साथ डिस्कस कर देना चाहिए ताकि आप जो है और बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो सके। अगर आप एग्री कर रहे हैं इस बात से तो एक बेटे पहले कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि क्या ये स्ट्रेटजी अच्छी है, आप चाहते हैं कि इस काम को करें, और ऑब्वियसली आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की चीजें आपके साथ डिस्कस की जा सके। मुझे उम्मीद है अब ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, अब दोबारा ये गलत नहीं होगा। चलिए एक और क्वेश्चन, दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग। मुझे देखिए, मेरी एक बात समझिए, जब भी किसी क्वेश्चन का, आसान क्वेश्चन का बहुत आसानी से ऑप्शन 1 आंसर आ रहा है तो एक बार रुक जाइए, एक बार देख लीजिए कि कहीं जल्दी में टाइम कंजर्व करने के चक्कर में +4 आते आते कहीं ऐसा ना हो कि -4 का -5 वाला बैगेज आपके पास आ जाए, एक क्वेश्चन एक नंबर कट जाए। 5 नंबर बहुत बड़ी चीज होती है। फिर समझिए, किसी आसान क्वेश्चन का बहुत आसानी से ऑप्शन 1 आ रहा है, सही हो सकता है, लेकिन एक बार दूसरी चॉइसेस जरूर देख लेनी चाहिए। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एक मोटर न्यूरॉन है और मोटर न्यूरॉन के साथ में जितने भी मसल फाइबर्स अटैच हैं, मसल फाइबर मसल सेल को कहते हैं। तो देखिए बड़े ध्यान से, एक और चीज समझिए, अ मोटर न्यूरॉन along with the muscle fibers connected to it constitute a motor unit। कई बच्चों ने गड़बड़ क्या करी कि इस जो मोटर न्यूरॉन का जो जंक्शन है सार्कोलेमा के साथ में, उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट कहते हैं। अब समझिए, इसको मैं डायग्राम से समझाता हूं आपको। तो मान लीजिए ये मोटर न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन हमेशा वेंट्रल रूट से निकलेगा, वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से। ये इसका एक्सॉन है, एक्सॉन के ये टर्मिनल नर्व एंडिंग्स हैं, और आप ये समझिए एक मसल में बहुत सारे मसल फाइबर हैं, और इसने जाकर के लेट अस से इस हमारे एग्जांपल में 3 मसल फाइबर्स को इनर्वेट किया। ये पूरी की पूरी चीज मोटर यूनिट है। दूसरी लाइन में आप इस जगह को एक्सप्लेन कर रहे हैं, दोनों में अंतर समझ लीजिए। दूसरी लाइन में आप ये चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसे आप कह रहे हैं जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड एज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये पूरी की पूरी चीज मोटर यूनिट है, उसमें ये वाली चीज हमने कहा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। मुझे उम्मीद है दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया, आपको आपकी एनसीईआरटी की एक और लाइन क्लियर हो गई। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन। टोटल 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो काफी बच्चों ने गलत किए हैं, तो एक बार इसको देखते हैं बेटे। फिर एक बार असर्शन रीजन क्वेश्चन। फिर एक तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और दूसरा ये बताइए मुझे आपको चाहिए क्या। सो अगर आपका मैसेज मेरे तक पहुंचेगा तो अभी टाइम है बेटे। हम कुछ असर्शन रीजन, अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर चैप्टर से असर्शन रीजन क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत आती है तो चलिए उसी को पूछ लेते हैं आपसे। 8-10 क्वेश्चन डाल देंगे किसी ना किसी टेस्ट में उसी पर्टिकुलर चैप्टर से, क्योंकि इस टाइम पर हमें अगर ये पता चल जाए कि हमारी कमी क्या है तो हम उसे बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन
है अ हाई डोज ऑफ यूवीबी कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया कॉल्ड स्नो ब्लाइंडनेस। सो अगर मैं अपनी एनसीईआरटी में देखूं तो यह बिल्कुल क्लियर मुझे दिखाई देगा कि यह बात बिल्कुल सही है। हाई डोज ऑफ यूवीबी कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया कॉल्ड स्नो ब्लाइंडनेस। कॉर्निया ही क्यों? सो यहां पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये समझना था कि कॉर्निया ही क्यों? अगर यूवीबी रेज पहुंच रही हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि यूवी रेडिएशन जो शॉर्टर वेवलेंथ है यूवीबी से वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर ओजोन लेयर क्या है, इंटैक्ट है, ये रही वो लाइन, यूवी रेडिएशन आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय दिस गिवन द लेयर इज इंटैक्ट। लेकिन समझिए, अगर ये यूवीबी रेज हमारे तक आ रही हैं तो कॉर्निया में ही क्यों इस तरह का काम हो रहा है? क्योंकि कॉर्निया इसको एब्जॉर्ब करता होगा। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये क्यों हो रहा है? कॉर्निया में असर क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉर्निया वो स्पेसिफिक रीजन है जो गिर रही है हमारे ऊपर यूवी रेज और उसको स्पेसिफिकली क्या कर रही है? एब्जॉर्ब। इसीलिए वो इन्फ्लेमेशन कहां का कर रहा है बेटे? कॉर्निया का कर रहा है। सो बड़े ध्यान से मेरी बात समझिए। इसका जो करेक्ट आंसर अगर आप लगाना होता तो वो ये होता कि ह्यूमन आई में कॉर्निया एब्जॉर्ब करता है यूवीबी रेडिएशन, इसीलिए कॉर्निया का ही इन्फ्लेमेशन होता है। क्या यह बात समझ में आ गई? एक और चीज छोटी सी यहां पर आपको बता देता हूं। ऐसे लोग जिन्हें ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम है, एक कंडीशन होती है, ज़ेरो का मतलब होता है ड्राई, डर्मा का मतलब होता है स्किन। सो ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम एक कंडीशन होती है। ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम उन लोगों में यूवीबी रेडिएशन में डीएनए का डैमेज होता है और उसकी वजह से उनको स्किन कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। हर एक आदमी में बड़ी आसानी से स्किन कैंसर नहीं होता। ऐसा दिमाग में मत सोचिएगा कि सीधा यूवीबी रेज गिरी और सबको क्या हो गया, स्किन कैंसर। ऐसा नहीं है, उसके लिए भी कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं। हाँ, खतरनाक बहुत है। एक और चीज याद रखिएगा कि यूवी रेडिएशंस जब डैमेज करते हैं डीएनए को, जो म्यूटेशन कॉज करते हैं, जैसे यहां पर लिखा है डैमेजेस डीएनए, इस बात को भी समझ लेते हैं इसका मतलब क्या और म्यूटेशन। सो यहां पर वो बेटे थायमीन डायमर बनाते हैं। थायमीन डायमर ये तरीका है बेटे। थायमीन आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे? डायमर। और जब इसको एक्साइज और रिपेयर किया जाता है तब म्यूटेशन हो जाती है। सो मुझे उम्मीद है अब एक एक लाइन एनसीईआरटी की इस क्वेश्चन के हिसाब से भी आपकी तैयार हो गई। एक और चीज देखिए बेटे, अगला क्वेश्चन देखिए। और इस क्वेश्चन से मुझे एक बात और समझ में आई कि मुझे आपसे कुछ पेडिग्री एनालिसिस भी कराना चाहिए आपको, क्योंकि जनरली पेडिग्री एनालिसिस में मैं देख रहा हूं बच्चों को कई बारी प्रॉब्लम आती है। आई वाज नॉट वेरी सरप्राइज्ड कि कई बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और हम करें पेडिग्री एनालिसिस तो फिर अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए। देखिए बेटे, इसमें बड़े ध्यान से समझ लीजिए। इंडिविजुअल 1 ले लीजिए, इंडिविजुअल 2 ले लीजिए। समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। जब भी आप पेडिग्री में ऐसे देखें कि दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं और बच्चा बेटे नॉर्मल है, तो यह समझ लीजिए कि रिसेसिव कंडीशन नहीं होगी, चाहे ना ऑटोसोमल रिसेसिव होगी ना सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। पहली चॉइस फिर आंसर नहीं है। फिर समझिए, मान लीजिए आप ये कह रहे हैं सर ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। सो ये जो पहला इंडिविजुअल है बेटे, क्या ये मानेंगे कि स्मॉल ए होगा? और ये जो दूसरी इंडिविजुअल है ये भी स्मॉल ए होगी। तो जितने भी प्रोजेनी है सारे के सारे स्मॉल ए होने चाहिए। अब ये बताइए कि ये जो प्रोजेनी है ये अफेक्टेड क्यों नहीं है? इमीडिएटली आपको ये बता रहा है कि ये रिसेसिव नहीं है, ऑटोसोमल भी और सेक्स लिंक्ड भी नहीं है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ले लेते हैं। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में जो मेल होगा वो एक्स स्मॉल ए वाई हो गया और फीमेल क्या हो गई बेटे? एक्स ए। सो देखिए बड़े ध्यान से, जितने भी प्रोजेनी होंगे, देखिए बेटे बड़े ध्यान से, वो सारे के सारे जो हैं वो अफेक्टेड ही होंगे। सो हमें यह समझ में आ गया कि एक रूल आज मैंने सीख लिया, अगर दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं और बच्चा अफेक्टेड नहीं है तो आज के बाद मैं ये फंडा याद रखूंगा कि ये रिसेसिव तो है नहीं, ऑटोसोमल रिसेसिव भी नहीं है और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव भी नहीं है। मेरा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो इमीडिएटली इस तरह की पेडिग्री देखते ही मैंने इसको हटाया और इसको हटाया। अब देखिए बेटे एक और बात ध्यान से समझिएगा यहां पर। एक और चीज समझिए। देखिए
अगर ये सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट होता, मान लीजिए ये सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट होता, सपोज करते हैं कि ये सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, तो इसका जीनोटाइप बताइए, जो पहली जनरेशन है इसका जीनोटाइप बताइए। ये एक्स कैपिटल ए वाई होता और ये एक्स बेटे डॉटर में जाएगा, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस समझिए। और अगर ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो एक ही अलील काफी है। सो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में यहां का जो इसका एक्स क्रोमोसोम है वो किसके पास आया होगा बेटे, डॉटर के पास में, और उस पर डोमिनेंट अलील होगी, और एक ही डोमिनेंट अलील से डिजीज हो सकती है। तो अगर फादर अफेक्टेड है और 100% डॉटर्स अफेक्टेड नहीं है, दोबारा समझ लीजिए, अगर फादर अफेक्टेड है तो सेक्स लिंक डोमिनेंट में 100% डॉटर्स अफेक्टेड होंगी। सो बड़े ध्यान से मेरी बात समझिए, ये बात बिल्कुल दूसरा। तो ये मैंने कहा फंडा नंबर 2। सो एनके शर्मा का फंडा नंबर 1 मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि दोनों अफेक्टेड हैं और बच्चा जो है बेटे अफेक्टेड नहीं है, रिसेसिव नहीं हो सकता। दूसरा मैंने आपको बताया फादर अफेक्टेड है तो 100% डॉटर्स क्या होंगी, अफेक्टेड होंगी। ये बात समझ लीजिए। आप देख रहे हैं कि ये वो पहला क्वेश्चन है जिसमें मेरे पास यहां पर एनसीईआरटी का रेफरेंस पेज नहीं है, और यहां से जब भी पेडिग्री आपसे पूछी जाएगी तो चांसेस इसके बहुत हैं कि वो पेडिग्री बाहर से होगी। क्या ये बात समझ में आ गई? और बाय डिफॉल्ट हमें पता लग गया कि आंसर क्या है बेटे, ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है। सो दिस कंडीशन इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन। ऑटोसोमल डोमिनेंट में ये हो सकता है कि पहला इंडिविजुअल कैपिटल ए स्मॉल ए हो, दूसरा इंडिविजुअल भी कैपिटल ए स्मॉल ए हो, और यस इनमें जो बच्चा है वो बच सकता है बीमारी से। बिल्कुल एक्सप्लेन हो पा रहा है, ये बिल्कुल एक्सप्लेन हो पा रहा है। ये फिर एक्सप्लेन हो पा रहा है अगर ये वाला इंडिविजुअल बेटे कैपिटल ए स्मॉल ए है और ये इंडिविजुअल स्मॉल ए है, तो ये इंडिविजुअल भी एक्सप्लेन हो पा रहा है और ये इंडिविजुअल भी एक्सप्लेन हो पा रहा है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए और आपसे कई पेडिग्री डिस्कस करूंगा एग्जाम से पहले। उसके बाद यू विल बी एब्सोल्युटली कंफर्टेबल इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। लास्ट क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है जल्दीबाजी में गलत हुआ है, गलत होने की कोई वजह नहीं थी। सो देखिए, एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड्स द चाइल्ड फुल्ली। सो पहले तो ये शब्द एक और याद रख लीजिए, फुल्ली। फुल्ली का मतलब समझ लीजिए बेटे, फुल्ली का इंटेंस लैक्टेशन होना चाहिए। सो बच्चा जो है, जो न्यूनेट है, वो हर 4 घंटे में फीड लेता है करीब करीब, और ये 24 घंटे की साइकिल है। अगर मदर बच्चे को फीड करा रही है हर 4 घंटे में, मैं 24 घंटे की साइकिल की बात कर रहा हूं, और मदर की रीजनेबल हेल्थ है, तब वो कह रहे हैं कि कंसेप्शन के चांसेस मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए क्या है बेटे, कम है, मतलब नहीं, निल है, और ये नहीं होगा कंसेप्शन। सो यहां पर इतनी बात हमें समझ में आ गई। हमने ये कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड्स द चाइल्ड फुल्ली, ये फुल्ली मुझे समझ में आ गया। देखिए कितना बढ़िया हमें मौका मिला है एनसीईआरटी को समझने के लिए। चांसेस ऑफ कंसेप्शंस आर ऑलमोस्ट निल, ऑलमोस्ट निल। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब देखिए बेटे, यहां पर इसको इसलिए समझिए कि जो लैक्टेशनल एमेनोरिया है इसमें ओव्यूलेशन भी नहीं होता, ओव्यूलेशन, एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर। सो ना तो ओव्यूलेशन हो रहा है ना बेटे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है। बड़े ध्यान से देखिए, मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं हो रहा है, तभी उसे एमेनोरिया कहते हैं। ओव्यूलेशन भी नहीं हो रहा है बच्चे। सो यहां हमने क्या लिखा है कि हालांकि ओव्यूलेशन होता है। इमीडिएटली आपको पता चल गया कि ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है बेटे? सो एक बार हम एक काम करते हैं, सारे क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लेते हैं, सारे क्वेश्चन हम दोबारा देख लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन 2 होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटे, इसका आंसर मोटर यूनिट होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए बेटे, ये वजह ये है कि यहां पर एब्जॉर्ब करता है, हालांकि दोनों चीजें ठीक हैं। आंसर क्या होगा बेटे? 2 होगा। 1 और 2 में गड़बड़ हो रही है। इसका आंसर बेटे ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। और फाइनली बेटे, इस वाले में हमने ये कहा कि असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, ओव्यूलेशन भी नहीं होता। एक और छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा कि जिस टाइम पर प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता है
प्रोलैक्टिन का लेवल हाई है जैसे लैक्टेशन में, तो गोनाडोट्रोपिन जो है उनका लेवल कम हो जाएगा। गोनाडोट्रोपिन का मतलब है FSH और LH, और इसकी वजह से लैक्टेशनल एमेनोरिया के चेंजेस आते हैं। तो एक राशनियल थोड़ा सा NCERT से एक्सटेंडेड, प्रोलैक्टिन हाई है, गोनाडोट्रोपिन कम होगा, FSH और LH हमने क्या कहा बेटे, वो डिस्टर्ब होंगे और उसकी वजह से फर्टिलिटी पर असर आएगा और 6 महीने तक चांसेस ऑफ कंसेप्शन निल हैं। लैक्टेशनल एमेनोरिया होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा, प्रोवाइडेड द मदर हैज एन इंटेंस लैक्टेशन। इंटेंस लैक्टेशन है, कंप्लीटली लैक्टेट कर रही है। तो ये वो 5 क्वेश्चन थे इस टेस्ट सीरीज के जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। बाकी करीब करीब बहुत सारे बच्चों ने बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको बिल्कुल ठीक किया है। आपके अगर कोई डाउट है तो आप मुझे भेजिए इस टेस्ट सीरीज से। नंबर 2, जैसा मैंने आपसे कहा, एक तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और दूसरा बेटे और सेशंस आपके साथ करेंगे, अभी टाइम है, आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा दीजिए कि सर क्या चीज आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। टाइम रहते हम वो सारा काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सो मेरा नाम डॉक्टर NK शर्मा है। FST2 के बाद में दोबारा एक और सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे।